नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। आजकल क्या होता है कि नीट और जेईई के एग्जाम में मात्रक और विमाओं से एक क्वेश्चन हर एक बार आ रहा है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से देखना चाहिए। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बच्चों भौतिक राशियाँ कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। डेफिनेशन अपन देखें तो कह रहा है कि भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ हैं जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जैसे अपन कह सकते हैं बल को परिभाषित करने के लिए अपन जो भौतिक राशि परिभाषित करते हैं वो एफ होगी। तो अपन कह सकते हैं बल को समझाने के लिए इस कैपिटल एफ को अपन यूज में लेते हैं, तो ये आपकी भौतिक राशि होगी। तो अपन कह सकते हैं कि वे सभी राशियाँ जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं द्रव्यमान, एम बी अपन कह सकते हैं यूज होता है। तो इस तरीके से ये भौतिक राशियाँ होगी। अब अपन क्या करते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार अपन कह सकते हैं कि मूलभूत राशियाँ कह सकते हैं या फिर इसको आधार राशियाँ भी कहते हैं। मूलभूत राशियाँ या आधार राशियाँ क्या होती है बच्चों? इनकी डेफिनेशन होती है कि वे सभी भौतिक राशियाँ जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूलभूत या आधार राशियाँ कहलाती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि मूलभूत या आधार राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कि दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं कहूँ कि द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए अपन एम को परिभाषित करते हैं, तो इसको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी राशियाँ अपन कहलाते हैं कौन सी राशि? मूलभूत या आधार राशियाँ। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। अपन एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार 7 मूलभूत राशियाँ पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 तो आपको यहाँ पे लिख रखी है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। इसके अलावा 4 और होती हैं जिनको अपन आगे देखेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं कि मूलभूत या आधार राशियाँ एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार कितनी होती हैं? तो आपका आंसर होगा 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। बच्चों व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है? इसका भी सिंपल सा डेफिनेशन है कि वे भौतिक राशियाँ जिनको मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। देखिए मूलभूत राशियाँ अपन ने मान ली कि मूलभूत राशियाँ ये हैं। तो अब क्या करना है कि व्युत्पन्न राशियाँ मूलभूत राशियों की सहायता से व्युत्पित की जाती हैं। अपन कह सकते हैं जिस तरीके से इसने एग्जाम्पल लिया है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अपन कह सकते हैं कि चाल का जो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि चाल एक भौतिक राशि है और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों दूरी बटा समय। तो अपन कह सकते हैं कि चाल को परिभाषित करने के लिए आपको दूरी की आवश्यकता पड़ी। आप कह सकते हैं दूरी आपका लंबाई है और समय अपन जानते हैं आपका समय। तो अपन कह सकते हैं लंबाई और समय तो बच्चों मूलभूत राशियाँ या आधार राशियाँ हैं। तो अपन कह सकते हैं चाल को परिभाषित करने के लिए इन मूलभूत राशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशियों की आवश्यकता पड़ती है, वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इसी तरीके से अपन आयतन कह सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि एम अपॉन, जैसे आयतन को देखें तो आयतन v बराबर अपन कह सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी से तरीके से अपन त्वरण को परिभाषित करते हैं, तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो वो हो गया बल। अपन कह सकते हैं कि बल बराबर एफ एम इंटू ए और दाब बराबर कह सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। तो इन सभी राशियों को परिभाषित करने के लिए मूलभूत राशियों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए ये बात हो गई बेसिक सी जानकारी है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियों के 2 प्रकार अपन यहाँ पे पढ़े, मूलभूत राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। चलिए अपन आगे देखते हैं। आगे अपन यहाँ पे देख रहे हैं भौतिक राशियों के मात्रक। देखिए अपना चैप्टर कौन सा था? मात्रक एवं विमाएं। अपन ने अभी तक भौतिक राशियाँ परिभाषित कर दी कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जो भौतिकी के नियमों को समझाने के लिए अपन प्रयोग में लाते हैं। अब इनके मात्रक की चर्चा करते हैं। भाई मात्रक क्या होता है? तो अपन क्या करते हैं कि भौतिक राशियों का मापन करना सीखेंगे। तो इसका पहले परिभाषा देखते हैं कि मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये अपन सिंपल अपने डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे लंबाई हो। इस लंबाई को अपन अपने जो पेन है उस पेन से भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने बोला कि अपना जो पेन की लंबाई है वो पेन की लंबाई इतनी सी है। तो अपन कह सकते हैं इस लंबाई का मापन अपन करेंगे। तो अपन कहेंगे भाई इस लंबाई का मापन करेंगे तो पहला पेन अपन ने इस पेन को एक बार यहाँ पे रखा, फिर अपन कह सकते हैं इस पेन को दूसरी बार यहाँ पे रखा तो ये 2 पेन हो गया, और फिर तीसरी बार अपन ने इस पेन को यहाँ पे रखा तो 3 पेन हो गए, और अपन कह सकते हैं 4 पेन हो गए। अपन कह सकते हैं कि इस लंबाई का मापन अपन कर सकते हैं, और इस लंबाई का मापन अपन कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 4 पेन की लंबाई के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे किसी भी भौतिक राशि को मात्रक देना है, तो मात्रक देने के लिए अपन क्या करेंगे? एक मानक मान लेंगे, और मानक मान लेने के बाद उसको अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पूरी जो लंबाई है वो 4 पेन की लंबाई के बराबर है।
इस तरीके से अपन परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अपन देखते भी हैं कि किसी भी लंबाई को नापने के लिए अपन अंगुलियों से भी नापते हैं और अपन हाथ से भी इस तरीके से नापते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि हाथ की अंगुलियाँ 4 अंगुलियाँ ये अंगुलियाँ हैं। कई बार अपन यहाँ पे अंगुलियाँ रखते हैं तो कहते हैं कि ये वाली लंबाई 4 अंगुलियाँ, 4 और 4 8 अंगुलियाँ और ये 12 अंगुलियों की लंबाई के बराबर है। तो 12 आपका क्या है? 12 आपका बच्चों है एक प्रकार से कौन-सा? ये वाला n, जो अपन कह सकते हैं आंकिक मान है और यहाँ पे अंगुलियाँ आपका एक मात्रक हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए या भौतिक राशि का जो परिभाषित करें तो उसमें अपने को 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और एक उसका इकाई यानी मात्रक। तो अपन कह सकते हैं भौतिक राशि बराबर परिमाण इंटू इकाई। परिमाण को बच्चों में n से दर्शाऊँगा, जैसे यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 4 था, ये परिमाण हो गया। इकाई अपन यहाँ पे कह सकते हैं पेन ले रहे हैं, तो पेन और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 12 अंगुलियाँ, तो वो आपकी इकाई होगी। जहाँ n आंकिक मान को दर्शाती है, q आपके इकाई या मात्रक को दर्शाती है। अब आगे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन इस प्रकार जब किसी भौतिक राशि को निश्चित मात्रा को दर्शाया जाता है, तब यदि u परिवर्तित होती है, यानी मात्रक परिवर्तित होता है, तो परिमाण यानी n भी परिवर्तित होता है, परंतु n इंटू यू का गुणनफल समान रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको समझने के लिए अपने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम कह सकते हो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो सभी जानते हैं 100 सेंटीमीटर हुआ। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मात्रक पद्धति चेंज हुई है, किससे किसमें? तो आप कहोगे यहाँ से मीटर थी और इस मीटर से किस में हो गई? सेंटीमीटर में हो गई। तो अपन कह सकते हैं मीटर से जब सेंटीमीटर में परिवर्तित हुई, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आंकिक मान 1 से आपका 100 हो गया। तो ये कैसे हो गया? अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये संबंध देखिए कि n व्युत्क्रमानुपाती होगा u के। आप कह सकते हो कि यहाँ पे u जितना बड़ा होगा n उतना ही छोटा होगा और दूसरा कह सकते हो कि u जितना छोटा होगा n उतना ही बड़ा होगा। अब एक बात बताना मेरे को कि मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर? तो आपका आंसर होगा मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है। तो भाई जब मीटर बड़ी इकाई है तो उसका आंकिक मान छोटा होगा। तो आप कह सकते हैं मीटर बड़ी इकाई है तो उसका आंकिक मान 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं सेंटीमीटर छोटी इकाई है तो इसका आंकिक मान ज़्यादा होगा। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, लेकिन अपन जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जब इकाई या मात्रक परिवर्तित होंगे, तो अपन गारंटी से कह सकते हैं परिमाण तो परिवर्तित होगा, लेकिन n इंटू यू का गुणनफल समान होगा। तो अपन 1 मीटर बराबर कितने लिख रहे हैं? 100 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एन यू बराबर नियत को अपन n1 u1 बराबर n2 u2 कई क्वेश्चन में अपन यूज करने वाले हैं। यूज अपन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 केजी बटा मीटर क्यूब को आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो। क्वेश्चन क्या है? 1 केजी पर मीटर क्यूब को चेंज करो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अपन कह सकते हैं भाई 1 केजी बराबर कितने ग्राम? तो आप कहोगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। इसमें बताओ 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर। तो उसका क्या करना है आपको बच्चों? क्यूब करना है। जब इसको सोल्व करोगे तुम, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 10 की घात कितनी हुई? 3। यहाँ पे 10 की घात कितनी हुई? 6। ऊपर हो गया बच्चों ग्राम, नीचे हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कह सकते हो इसका जो उत्तर आएगा वो 10 की घात -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे अपन देख भी रहे हैं कि केजी पर मीटर क्यूब एक बड़ी इकाई है। तो बड़ी इकाई होने से अपन कह सकते हैं ये मान आपका इस तरीके से हो गया। तो ये 1 केजी पर मीटर क्यूब और ये किसके बराबर होगा? 10 की घात -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से ध्यान आपको रखना है कि जैसे 1 केजी बराबर कितने होते हैं बच्चों? 1 केजी बराबर अपन कह सकते हैं 1000 ग्राम होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं ग्राम छोटी इकाई है, केजी बड़ी इकाई है, तो यहाँ पे इसका n छोटा है लेकिन यहाँ पे n बड़ा है। लेकिन इसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा क्योंकि 2-2 इकाइयाँ हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब। किसकी बात मानी जाएगी? तो इसके केस में अपन यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट नहीं लिख सकते, लेकिन एक इकाई के लिए या एक मात्रक के लिए अपन कह सकते हैं कि जिसमें n का मान छोटा होगा उसका इकाई या मात्रक बड़ा होगा, जिसका n का मान बड़ा होगा उसका इकाई और मात्रक छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मात्रक और विमाओं के नाम से मैंने अलग वीडियो बना रखा है जिसके अंदर केवल और केवल न्यूमेरिकल होंगे बच्चों। तो यदि आपको ज़रूरत पड़ रही है कि न्यूमेरिकल कहाँ से करें, तो आप उसमें एक बार थ्योरी कंप्लीट करें ये वाली अच्छे से। थ्योरी जैसे ही आपकी अच्छे से कंप्लीट होती है, तो आप उस न्यूमेरिकल सेगमेंट लगभग 50 एक क्वेश्चन होंगे मात्रक और विमाओं के, वो सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और अब पढ़ते हैं अपन मात्रक पद्धतियाँ, यानी मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ बच्चों देखिए, अलग-अलग देशों ने
अपने मेजरमेंट करने के या मापन के तरीकों को अलग अलग बनाया। जैसे अपन कह सकते हैं कि एक मात्रक पद्धति जिसमें FPS है, इसको अपन ब्रिटिश अभियांत्रिकी पद्धति बोलते हैं। इसी तरीके से एक मात्रक पद्धति है सीजीएस और एक मात्रक पद्धति है एमकेएस। इसमें ये नाम लिखें FPS, तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों जो मात्रक पद्धतियाँ हैं, वो जो मापन कर सकती हैं वो मात्रक पद्धतियाँ लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। सबसे पहले अपन एफ का मतलब समझते हैं। एफ का मतलब होगा बच्चों फुट। फुट अपन कह सकते हैं किसका मात्रक हो सकता है, लंबाई का मात्रक। पी का मतलब होगा पाउंड। पाउंड अपन कह सकते हैं किसका मात्रक होगा, द्रव्यमान का। प्रेस का मतलब होगा सेकंड, और सेकंड होगा आपका समय का मात्रक। तो इसकी परिभाषा अपन पढ़ते हैं कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल राशियां थी, जिनके मात्रक अपन कहेंगे लंबाई को फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको बहुत आसान लग रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस में सी का मतलब बताओ। सी का मतलब होगा बच्चों सेंटीमीटर, जी का मतलब होगा ग्राम, एस का मतलब होगा सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल राशियां थी। तो लंबाई का किस में मापन, सेंटीमीटर में, और समय द्रव्यमान का ग्राम में और समय का सेकंड में। तो यहाँ से भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एम के एस पद्धति, एम का मतलब मीटर होगा बच्चों, एम का मतलब मीटर होगा, के का मतलब किलोग्राम होगा और एस का मतलब अपन कह सकते हैं सेकंड होगा। तो मीटर किसके लिए यूज हो सकता है, तो अपन इसमें भी कहेंगे तीन मूलभूत राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मापन मीटर में, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में, समय का मात्रक सेकंड में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी कि एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में भौतिक राशियां जो होती हैं वो लंबाई, द्रव्यमान और समय है। सीजीएस के नाम से ही पता लग रहा है, सी फॉर सेंटीमीटर, लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का ग्राम में, समय का मात्रक सेकंड में। एमकेएस में बात करें कि लंबाई का मीटर में और द्रव्यमान का किलोग्राम में और समय का सेकंड में। इसी तरीके से एफपीएस में बात करें लंबाई का फुट में और द्रव्यमान का पाउंड में और समय का सेकंड में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखें कि भाई मात्रक पद्धतियाँ तीन तो पढ़ ली। चौथी मात्रक पद्धति अपने को देखनी है जिसको अपन एसआई मात्रक पद्धति बोलते हैं। तो इसको नाम बोला गया मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इधर से ही बना है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति क्या होता है कि जो अभी तक अपन ने पढ़ा एमकेएस पद्धति, आखिरी आखिरी में पढ़ा, तो एमकेएस पद्धति का संशोधित या अपडेटेड या परिवर्धित वर्जन है ये। यानी इसको अपडेट किया गया है। अपडेट करने के बाद अपन कौन सी पद्धति पढ़ते हैं बच्चों आजकल, वो पढ़ते हैं एसआई पद्धति। तो अपन कह सकते हैं यह पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित व परिवर्धित रूप है। यानी अपन कह सकते हैं कि एमकेएस पद्धति को संशोधन किया गया और उसका परिवर्तित मतलब अपडेटेड वर्जन कौन सा है, एसआई पद्धति। इसलिए इसे प्रीमेय एमकेएस पद्धति भी कहते हैं इस वजह से। और एमकेएस पद्धति के तीन मूल मात्रक तो वहीं से ले लिए, लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को। इसके अतिरिक्त चार मूल, मैंने कहा था ना कि एसआई मात्रक पद्धति में कितने मूलभूत राशि हैं, तो आपका आंसर होगा एसआई मात्रक पद्धति में मूलभूत राशियां 7। तीन तो एमकेएस वाली उठा ली, चार इन्होंने अलग से बना दी। इसके अलावा एसआई पद्धति में दो पूरक मात्रक भी शामिल किए गए। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एसआई मूल राशियां और उसके मात्रक। तो अपन कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां होंगी। इसमें पहली भौतिक राशियां हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक होगा बच्चों मीटर और उसका सिंबल या संकेत होगा स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और उसका सिंबल होगा केजी। समय, समय का मात्रक होगा आपका सेकंड और सेकंड का सिंबल होगा स्मॉल एस। तापमान, तापमान का अपना मात्रक केल्विन। एसआई में तापमान का मात्रक केल्विन होगा, न कि डिग्री सेल्सियस। तो ये आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका आंसर होगा केल्विन। और केल्विन वैज्ञानिक का नाम होने के कारण कैपिटल के में लिखा गया। इसी तरीके से विद्युत धारा को अपन किसमें मापते हैं, एम्पियर में, और एम्पियर भी साइंटिस्ट का नेम होने की वजह से कैपिटल ए यूज किया। उसके बाद बच्चों प्रदीपन तीव्रता, जिसको अपन मात्रक के रूप में देखें तो कंडेला है, जिसका सिंबल आपका सीडी होगा। पदार्थ की मात्रा को अपन मोल में देखते हैं, मात्रक मोल होता है और इसका सिंबल MOAL होता है। इस तरीके से बच्चों एसआई मात्रक पद्धति में 7 मूलभूत राशियां या मूलभूत मात्रक अपन ने लिए, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनके मात्रक भी अपन ने देख लिए और इसके संकेत भी अपन ने देख लिए। इस तरीके से अपन ने मात्रक पद्धति को अच्छे से कंप्लीट किया, जिसके अंदर एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एमकेएस का अपडेटेड वर्जन था बच्चों एसआई मात्रक पद्धति। मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बोले हैं, इनके न्यूमेरिकल आपको अलग वीडियो में मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको सर्च करना है कि मात्रक और विमाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरीके से आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या इन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट करवाए। इतनी थ्योरी और वो न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अपन सीखते हैं कि भाई आपने कहा था कि एसआई पद्धति में या एसआई मात्रक पद्धति में 7 तो मूलभूत होता है, इसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी इन्होंने परिभाषित किए।
तो अपन कह सकते हैं कि मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो पूरक मात्रक भी परिभाषित किए गए, जिनके बात अपन करें तो एक होता है समतल कोण। समतल मतलब एक तल में कोण नापने के लिए अपन ने जो परिभाषित किया वो रेडियन था। और ठोस कोण यानी 3D में कोण को मेजर करने के लिए अपन ने रेडियन। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि समतल कोण और जो ठोस कोण है इनमें अंतर क्या है बच्चों। समतल कोण मतलब अपन कह सकते हैं जो अपनी नोटबुक का पेज है ना वो आपका एक समतल है। उस समतल में अपन इस तरीके से बात करें कि भाई अपन कह सकते हैं कोई भी कण इस तरीके से चला जाता है तो ये वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनाता है ये अपन जानते हैं। ये वाला जो कोण है ना बच्चों वो आपका समतल कोण है। लेकिन अपन बात करें जैसे आइसक्रीम का जो कोण होता है ना बच्चों, आइसक्रीम का खाली कोण अपन बोले तो अपन कह सकते हैं आइसक्रीम का खाली कोण ऐसे होगा। इसमें अपन कह सकते हैं भाई ये एक प्लेन में नहीं होता, ये आपका एक आकाश या 3D में होता है। तो 3D के अंदर जो एंगल बनेगा ना इस तरीके से, वो वाला एंगल आपका कौन सा एंगल कहलाएगा? स्टेरेडियन। तो 2D के लिए रेडियन, 3D के लिए स्टेरेडियन। ये कौन से मात्रक हैं? पूरक पूरक मात्रक। आप कह सकते हैं पूरक मात्रक कितने? 2। समतल कोण के लिए रेडियन, ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन। ये बात याद रहेगी। अब अपन क्या करते हैं इनके फॉर्मूले देखें। सबसे पहले रेडियन, रेडियन के लिए अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि समतल कोण के लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला आपका सेंटर होगा और अपन कह सकते हैं कोई भी कण मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ तक चला गया तो इसके केंद्र पे ये कोण बनाया है। तो इस डी थीटा का जो फॉर्मूला होता है डी थीटा बराबर अपन कह सकते हैं चाप की लंबाई जिसको डी एस से बोला है और बटा त्रिज्या। तो डी थीटा बराबर अपन कह सकते हैं डी एस बटा डी आर। डी एस क्या होगा बच्चों? चाप की लंबाई। क्या होगा? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होगी और आर अपन कह सकते हैं इसकी त्रिज्या होगी। कह सकते हैं डी थीटा किसके बराबर हो गया? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। अब एक रेडियन को परिभाषित करना हो यानी इसका आंसर एक लाना हो, इसका मात्रक तो रेडियन होगा बट इसका आंसर एक रेडियन लाना है तो मैं कह सकता हूँ डी एस बराबर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। यही तो परिभाषा बनाई है कि एक रेडियन वह कोण है त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया। त्रिज्या के बराबर चाप हो यानी आर बराबर डी एस हो। आर बराबर डी एस होगा तो इसका मान एक आएगा और अपन कह रहे हैं मात्रक तो क्या है? रेडियन है। तो अपन कह सकते हैं कि एक रेडियन को परिभाषित करना है तो उस केस में आर बराबर क्या होगा? डी एस। तो आपको समझ में आया होगा। समतल का कोण यानी 2D का कोण नापना है तो आप रेडियन को परिभाषित करें। इस तरीके से रेडियन हो गया। अब अपन कह सकते हैं रेडियन, मात्रक रेडियन है लेकिन कोण का विमा कुछ नहीं होता। विमा कुछ नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि चाप की लंबाई अपन कह सकते हैं ये वाला है। विमा अभी एक बार अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर इसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार अपन स्टे रेडियन को देख लेते हैं। तो बच्चों स्टे रेडियन को ये सिंबल जो यूज करते हैं वो डी रो और इसका फॉर्मूला होता है कि डी ए यानी क्षेत्रफल बटा अपन कह सकते हैं त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो ये वाला मान लीजिए अपन कह सकते हैं कोण वाला एंगल ले लो, चाहे इस 3D का एंगल ले लो। 3D के अंदर जो ये कोण बन रहा है इस कोण का मान आपको निकालना है। तो ये जो चाप, ये चाप क्या इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल बनाएगा वो क्षेत्रफल आपको लिखना होगा डी ए और अपन कह सकते हैं ये जो आर है इसकी त्रिज्या है उसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये स्टे रेडियन परिभाषित किया जाता है। स्टे रेडियन का वैल्यू 1 करना है तो इसका वैल्यू 1 लाना है तो डी ए बराबर क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर। ये इसकी परिभाषा है कि एक स्टे रेडियन वह कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल की गोले की सतह के द्वारा केंद्र पर बनाया गया। मैं कह सकता हूँ इसमें त्रिज्या का वर्ग का होल स्क्वायर इस क्षेत्रफल के बराबर है। यही परिभाषा में आप ध्यान से पढ़ लेना। इस तरीके से स्टे रेडियन हो गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पूरक मात्रक विमाहीन होते हैं। पूरक मात्रक आपके विमा नहीं रखते लेकिन इनकी मात्रक हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स में करवाया भी हुआ है कि कोई ऐसी राशि हो सकती है कि जिसका मात्रक हो लेकिन विमा नहीं हो सकता है बच्चों। एक ऐसी राशि भी पॉसिबल है जिसका मात्रक तो है रेडियन लेकिन विमा नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि मात्रकहीन राशियाँ विमाहीन हो सकती हैं। मात्रक सॉरी विमाहीन राशियाँ मात्रक रख सकती हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कोण है उसका मात्रक आपका रेडियन है बट उसकी विमा नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छे से आगे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मैंने क्या बताया आपको, दो चीज़ें आपको बताई। पहला मैंने क्या बताया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यानी एसआई मात्रक पद्धति में मूलभूत राशियाँ कितनी? 7। पूरक कितनी? 2, जिसमें एक क्या? रेडियन, दूसरा क्या? स्टे रेडियन। रेडियन और स्टे रेडियन का अपन कह सकते हैं मात्रक तो होता है लेकिन इसके अंदर अपन विमा नहीं कहते कि इनका विमा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों विमाएँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमको ये मदद मिलती रहे कि जो हम एफर्ट जो लगा रहे हैं आपके लिए वो कुछ यूज़फुल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अपन सीखते हैं बच्चों विमाएँ, कि विमाएँ क्या है।
विमाएँ अपन कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ लंबाई। लंबाई जो होता है उसका मात्रक अपन कहते हैं कि एसआई पद्धति में मीटर होता है। चलो मात्रक तक तो अपन पहुँच गए, लेकिन अपने को विमाएँ और पहुँचनी है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि लंबाई के लिए जो विमा लिखते हैं तो लंबाई का इंग्लिश में वर्ड जो मीनिंग होता है वो लेंथ। तो अपन कह सकते हैं लेंथ को लंबाई कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि लंबाई का विमा लिखना हो ना, उसके लिए सिंबल कैपिटल एल लेते हैं और उसमें अपन कह सकते हैं इस तरीके से इसको बॉक्स में लिख देते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं किसकी विमा है? लंबाई की। इसी तरीके से मैं कहूँ कि द्रव्यमान, तो अपन कह सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो विमा होगी बच्चों, वो आपकी द्रव्यमान का मतलब मास होता है। तो मास अपन कह सकते हैं कैपिटल एम से ले लेंगे, तो इसका विमा ये हो गया। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं बच्चों समय होगा। समय के लिए अपन कह सकते हैं कि जो टी फॉर टाइम है, टाइम का कैपिटल टी ले लेंगे, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसका टी हो गया। इसी तरीके से आगे अपन बात करें जैसे एम्पियर है उसके लिए कई बार आई भी लिख देते हैं, कई बार कैपिटल ए भी लिख देते हैं, लेकिन अपन कैपिटल ए लिखेंगे। इस तरीके से केल्विन के लिए अपन कह सकते हैं और इसी तरीके से मोल के लिए अपन इस तरीके से मोल लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके से किसी भी जैसे मूलभूत राशियाँ अपनी हैं, उन मूलभूत राशियों के लिए सिंबल यूज होते हैं। अब मान लीजिए कोई अपने को आगे पे पूछ ले कि भाई जैसे बल है, आयतन है, क्षेत्रफल है, इनकी विमा क्या होगी? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखो, अब डेफ़िनेशन ज़्यादा समझ में आई। किसी भौतिक राशि की विमाएँ किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। तो अपन कह सकते हैं इसकी घात 1, इसकी घात 1 और इसकी घात 1, इसी को विमा बोलते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में तब आएँगी जब अपन इसके आगे अब इसको देखें। तो अब पढ़ रहे हैं अपन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, कि भाई भौतिक राशियों के विमीय सूत्र क्या होते हैं? तो सबसे पहले वाली सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऊंचाई हुई, चौड़ाई हुई, त्रिज्या हुआ, विस्थापन हुआ, इत्यादि लंबाइयाँ ही तो हैं। भाई ऊंचाई मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में नापते हैं, त्रिज्या भी अपन मीटर में नापते हैं, विस्थापन मीटर या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। तो इस तरीके से मीटर या सेंटीमीटर है, तो मीटर और सेंटीमीटर में किसका मापन किया जाता है? लंबाइयों का। और लंबाई की विमा बच्चों कैपिटल एल से, इस तरीके से मैंने पहले ही बता दी थी। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की विमा क्या होगी। बच्चों आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप कहोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन कह सकते हैं इसका फॉर्मूला है लंबाई लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब मेरे को एक बात बता दो, इसकी विमा लिखनी है तो लंबाई के लिए अपन कहेंगे कैपिटल एल तरीके से बॉक्स में, और चौड़ाई के लिए भी अपन कहेंगे कैपिटल एल। तो अपन कह सकते हैं एल की घात यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि मूलभूत राशियों की जो घातें लगाते हैं उन्हीं को तो विमा कहते हैं। इसी तरीके से अपन बात करते हैं बच्चों आयतन की। आयतन का फॉर्मूला बताओ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप यहाँ से बोलो विमा क्या आएगा, तो आप कह सकते हो भाई यहाँ से लंबाई का विमा कैपिटल एल, चौड़ाई भी कैपिटल एल और ऊंचाई भी कैपिटल एल। ये अपन पहली लाइन में पढ़ चुके हैं, तो इसका घात कितना हो गया बच्चों? एल क्यूब। ये इसकी विमा होगी। अब इसके बाद बारी आती है द्रव्यमान घनत्व की। तो घनत्व अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान अपन आयतन होगा। द्रव्यमान के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं, वो क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम। और अपन कह सकते हैं आयतन के लिए अभी अपन ने पता करी कि एल क्यूब होगा, के लिए एल क्यूब लिख लें। इसको अपन थोड़ा सा सही से लिखें तो ऊपर लेके जाएंगे तो एल की घात कितनी होगी? -3 एम एल -3 का विमा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे परिभाषा को दोबारा भी देख सकते हैं। परिभाषा क्या रही थी? दोबारा से देखो जल्दी से, कि भौतिक राशियों की विमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात -3 है, तो इसी को तो विमा कहते हैं। तो डेफिनेशन से आपको ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं है। आपको तो पता करना होता है कि इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो किसी भी राशि के बारे में आपको उसका फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, और फ़ॉर्मूले के बाद उसमें राशियाँ जो आ रही हैं वो कौन-कौन सी राशियाँ हैं, इनके बारे में जानकारी होगी, तो आप किसी भी राशि के लिए बीमा पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और राशियों की बीमा देखने की बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेग और चाल। भई वेग और चाल का फ़ॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे चाल का फ़ॉर्मूला लिखूँ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आप कह सकते हो दूरी बटा समय में अपन कह सकते हैं दूरी का बीमा बताओ, तो आप कहोगे कैपिटल एल। समय का बीमा बताओ तो कैपिटल टी। तो इसको कोई भी सॉल्व करेगा तो एल टी है -1। तो अपन कह सकते हैं चाहे चाल हो चाहे दूरी हो, उसकी जो बीमा होती है वो आपकी सॉरी चाहे चाल हो चाहे वेग हो, उसका जो बीमा होता है ना वो एल टी -1 होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों देखिए रेखीय संवेग, फ़ॉर्मूला पता है क्या? बताइए बच्चों, रेखीय संवेग का फ़ॉर्मूला क्या होगा? भई बीमा तभी आएगा जब आपको उन राशियों के बारे में पता हो। तो अपन क्या सारी बीमा को चैप्टर को अभी कंप्लीट कर देंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारी राशियाँ अभी अपन पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये चैप्टर क्या होता है कि जैसे मात्रक और विमा चैप्टर है,
ये चैप्टर जैसे जैसे फिजिक्स के चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई कई राशियां ऐसी है, जैसे दाब है। दाब को अभी भी सीखेंगे, लेकिन दाब के लिए जो चैप्टर आएगा उसके अंदर भी तो देखेंगे। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कोणीय वेग है। कोणीय वेग भी अपन देखेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा गुणन गति, तो उसके अंदर आपको कोणीय वेग बताया जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे उसमें राशियां आती जाएंगी, उस राशियों के नेचर के बारे में आप जानते जाएंगे, और जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। तो मैं बात करता हूँ रेखीय संवेग। तो आप कहोगे रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। आपको रेखीय संवेग की विमा निकालनी है, तो आप कह सकते हो रेखीय संवेग P की विमा किसके बराबर होगी, m की विमा के बराबर और इंटू v के विमा के गुणन, इन दोनों के गुणन के बराबर होगी। m का विमा आप लिख सकते हो कैपिटल M। v का विमा क्या लिखोगे, तो v वेग अभी देखा एल टी माइनस वन रखता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो विमा आएगा ना वो एम एल टी माइनस वन आ जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं एम एल टी माइनस वन। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों त्वरण की, कि त्वरण की विमा क्या होगी। तो अपन जानते हैं बच्चों ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं ऊपर क्या है वी का विमा यानी वेग का विमा, और नीचे अपन कह सकते हैं टी का विमा यानी समय का विमा। तो अपन वेग का विमा लिखें तो अपन कह सकते हैं एल टी माइनस वन होगा, और अपन टी को लिखें तो कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो एल टी माइनस टू आ जाएगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वो एल टी माइनस टू होगा। इसी तरीके से बात करते हैं बच्चों बल की, तो बल बराबर क्या होता है, बल ए बराबर एम में होता है। ए बराबर एम में होता है, तो बल की विमा चाहिए, तो बल की विमा बराबर होगी एम की विमा इंटू ए की विमा। बता दो एम की विमा, तो आपका कैपिटल एम। ए की विमा अभी पता करिए एल टी माइनस टू। आगे से आपको ध्यान रखना चाहिए कि बल की विमा एम एल टी माइनस टू है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यूज आती है। आगे से ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इसको कि एम एल टी माइनस टू आपकी बल का विमा होगा। चलिए बच्चों, अब अपन कुछ और राशियों की विमाएं देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं कार्य ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की विमा अपन देखें तो कार्य क्या होता है, तो अपन जानते हैं बच्चों की कार्य को W से दर्शाते हैं, और W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य की बीमा चाहिए तो अपन कह सकते हैं कार्य की बीमा को इस तरीके से दर्शाएंगे, तो इसके लिए बीमा चाहिए बल की बीमा, और यहाँ पे अपने को चाहिए विस्थापन की बीमा। बल की बीमा सभी जानते हैं कि एम एल टी माइनस टू होता है, जिसको आपको ध्यान भी रखना है, एम एल टी माइनस टू। और यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन के लिए जो बीमा होगी वो एल होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कार्य की बीमा आई एम एल टू टी माइनस टू। एम एल टू टी माइनस टू आपकी कार्य की विमा होगी। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगा, अपन कह सकते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एक बटा दो एम वी स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है एक बटा दो एम वी स्क्वायर। यानी अपन कह सकते हैं एक बटा दो तो एक संख्या है, तो इसका कोई बीमा नहीं होगा, तो इसका बीमा पता करने के लिए एम का बीमा पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो वी है उसका होल स्क्वायर का बीमा पता होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि v है ना, उस v का होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे m का बीमा बताओ कैपिटल M, भाई v का बीमा बता दो, तो आप कहोगे एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया एम एल टू टी माइनस टू, यही तो अपन ने कार्य का निकाला था। तो अपन कह सकते हैं कार्य और ऊर्जा का विमा एक ही होता है एम एल टू टी माइनस टू। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कार्य करते हैं वही तो ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो कार्य और ऊर्जा की जो विमा है वो तो सेम ही होगा, और इसका मात्रक भी अपन कह सकते हैं कि दोनों के केस में जूल होता है। तो इस तरीके से ये बातें अपन ने सीखी। अब बारी आती है बच्चों शक्ति। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, और आप कह सकते हैं कि शक्ति का बीमा अपन कह सकते हैं कार्य करने की दर, तो अपन कह सकते हैं कार्य और दर को अपन समय से दर्शाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शक्ति की बीमा निकालनी है, तो सबसे पहले कार्य की बीमा अभी अपन ने पता करी कि कार्य की बीमा और ऊर्जा की बीमा तो सेम होती है, तो इसकी बीमा आई एम एल टू टी माइनस टू। तो इस तरीके से ये हो गया। अपन समय की बीमा की बात करूँ तो टी होगा, तो अपन कह सकते हैं शक्ति की बीमा होगी एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री, ये इसकी बीमा होगी। इसी तरीके से अपन बात करते हैं दाब और प्रतिबल। दाब का फॉर्मूला देखें तो अपन कह सकते हैं कि दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्रतिबल भी जो होगा वो बल बटा क्षेत्रफल होगा, लेकिन दो अलग अलग ये राशियाँ हैं, और इनके मतलब भी दो अलग अलग हैं, जो आगे चैप्टर आने के साथ साथ आपको पढ़ा दिए जाएंगे, उसकी कोई आपको टेंशन नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि फॉर्मूले कुछ इसी तरीके से होंगे कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अपन कहेंगे कि भाई दाब की विमा पी को दाब से दर्शा देंगे, या दाब को पी से दर्शा सकते हैं। तो पी बराबर अपन कह सकते हैं कि एफ की विमा और बटा क्षेत्रफल की विमा। एफ की विमा तो आपको याद ही हो गई होगी, एम एल टी माइनस टू होती है बच्चों, और क्षेत्रफल की विमा अपन जानते हैं कि एल टू होती है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि दाब की विमा आपको क्या मिलने वाली है, यानी पी की विमा आपको मिलने वाली है। सॉल्व तो करो इसको,
तो ml-1 t-2। तो इस तरीके से दाब की विमा अपन ने पता कर दी। तो बच्चों कार्य हुई, ऊर्जा हुई, शक्ति हुई, दाब और प्रतिबल है, ये राशियाँ आगे भी आती रहेंगी। जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बताया जाएगा। शक्ति वाले में भी ये बताया जाएगा। दाब पढ़ाया जाएगा तब दाब की विमा बताई जाएगी और दाब का मात्रक भी बताया जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी विमा आपको बताते रहेंगे। ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रस्थ तनाव की विमा क्या होगी। प्रस्थ तनाव का परिभाषा या उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रस्थ तनाव बच्चों आप आगे पढ़ोगे कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L। तो अपन कह सकते हैं कि प्रस्थ तनाव को T से अपन दर्शाएं तो T का विमा आपको निकालना है, तो इसके लिए F का विमा आना चाहिए और उसमें L का विमा भी आना चाहिए। तो F का विमा तो आपको पता ही है mlt-2 होगा और अपन कह सकते हैं लंबाई का विमा कैपिटल L से दर्शाते हैं, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कह सकते हैं mt-2। तो इस तरीके से इसका विमा हो गया mt-2। अब अपन बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल G का विमा क्या होगा। ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे कि कैपिटल G के लिए आपको पता करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता किसका होना चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि एक द्रव्यमान m1 इधर है और एक द्रव्यमान m2 इधर है और उनके बीच का दूरी r है। तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उस बल का मान अपन देते हैं कि F बराबर G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वेयर यह होता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं अपने को G का विमा चाहिए, तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि G बराबर तो यहाँ पे F इंटू आर स्क्वेयर बटा m1 इंटू m2 होगा। तो G का विमा आपको पता करना है तो आपको F का विमा पता होना चाहिए, आर स्क्वेयर का विमा पता होना चाहिए, m1 का विमा पता होना चाहिए और इसके साथ साथ m2 का विमा भी पता होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं F का विमा क्या बोलोगे, mlt-2 जानते हैं। आर भैया क्या है, इनके बीच की दूरी है तो इसका होल स्क्वायर तो अपन कहेंगे L2 और इसी तरीके से यहाँ पे अपन कहेंगे m एक यहाँ पे रखेंगे m और एक m और होगा तो m का पावर 2 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि m का घात -1 क्योंकि यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे l गए तो l तो यहाँ पे बच्चों हो गया L³ और t-2। इस तरीके से सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का विमा अपन ने पता करा। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो द्रव्यमान जिनके मान m1 तथा m2 है उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है F बराबर G m1 m2 अपन आर स्क्वायर होगा। G का मान निकाल लो F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब क्या करना होता है, फॉर्मूला आने के बाद G का विमा अपन को पता करना है तो F का विमा mlt-2 आर स्क्वायर अपन कह सकते हैं दूरी का होल स्क्वायर तो L2 होगा, m1 m2 द्रव्यमान है तो m2 होगा। सोल्व करने पे अपन कह सकते हैं m-1 L³ और t-2 इसका विमा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और प्लांक नियतांक का विमा भी देख लेते हैं। प्लांक नियतांक के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि E बराबर क्या होता है बच्चों, एच न्यू। यहाँ पे पता होना चाहिए ई क्या है, तो आप कहोगे ई तो यहाँ पे ऊर्जा है, ई आपकी ऊर्जा है और न्यू आप कह सकते हो यहाँ पे आवर्ती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्ती क्या होता है। आवर्ती अपन कह सकते हैं कि आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी 1/t और t को अपन आवर्तकाल से दर्शा सकते हैं। तो अपन कहेंगे कि भाई एच का विमा आपको चाहिए, एच का विमा आपको चाहिए, तो एच का विमा आपको पता करना है तो इसके लिए ई का विमा पता होना चाहिए और यहाँ पे न्यू यानी आवर्ती का विमा पता होना चाहिए। ई भाई ऊर्जा, ऊर्जा का विमा आपको पता है ml2 t-2 होगा और भाई आवर्ती, आवर्ती तो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती तो आवर्ती का विमा जो होगा वो t-1 होगा। तो अपन यहाँ पे t-1 रख सकते हैं। जब इसको सोल्व करोगे तो अपन कह सकते हैं कि जो h का विमा है वो होगा ml2 और ये अपन कह सकते हैं t-1। तो इस तरीके से प्लांक नियतांक का विमा भी आपने पता कर लिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपन बहुत सारी राशियों की विमा पता कर सकते हैं लेकिन अपनी कुछ लिमिटेशंस है क्योंकि जैसे जैसे अपन चैप्टर आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे साथ साथ देखते जाएंगे विमा कि जो भी राशियाँ आएगी उसको वहीं पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे हैं वहाँ बल को पढ़ेंगे तो बल का मात्रक भी देखेंगे, बल की विमा देखेंगे। इसी तरीके से 12th के चैप्टर पे पढ़ेंगे तो 12th में अपन आप विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी देखेंगे और वहाँ पे विद्युत तीव्रता ई का मात्रक भी देखेंगे और यहाँ पे ई का विमा भी देखेंगे। आगे जैसे जैसे राशियाँ पढ़ते जाएंगे उसके मात्रक और विमा देखते जाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको अलग से करवा रखा है। तो यदि आपको न्यूमेरिकल चाहिए कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है तो उसके लिए आप उस प्रैक्टिस वीडियो के लिए आप क्या करिए मात्रक और विमाओं का वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर प्योरली न्यूमेरिकल करवाए गए। तो यदि आप ये इतनी थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको मात्रक एवं विमाओं से कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में नहीं आएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत नहीं आएगी, यानी सारे के सारे सॉल्यूशन अच्छे से हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।